सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की तो दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम यानी जो एनपीएस थी उसकी जगह केंद्र सरकार ने अब यूपीएस लागू कर दी है। एकीकृत पेंशन स्कीम यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू कर दी गई है। केंद्र सरकार के किन कर्मचारियों पर यह लागू होगी और साथ ही जो पेंशन की गारंटेड पेंशन है वो कितनी मिलेगी, कितने वर्ष की सेवा अवधि के साथ ही आपको पेंशन दी जाएगी और इसके साथ साथ ही आपके नॉमिनी हैं उनको इनके अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत का राजपत्र यानी गजट ऑफ इंडिया में ये प्रकाशित हो चुकी है और ये किसके ऊपर लागू होगी यानी एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस, इसके ऊपर बताया गया है कि 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के अनुसार आंशिक संशोधन में केंद्र सरकार ने पेंशन प्रणाली के अंतर्गत जो पेंशन प्रणाली अभी चल रही है एनपीएस, उसमें कवर होने वाले पेंशन प्रणाली में कवर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत आप अगर एनपीएस के कर्मचारी है, आपको एनपीएस दी जा रही है तो एक विकल्प आपको देना होगा। अगर आप यूपीएस लेना चाहते हैं तो एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने का केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया है और ये ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं उसके ऊपर ये लागू होगी। और उसमें क्या क्या विशेषताएं रहेगी इसमें उसके बारे में भी बताया गया है और इसके अंतर्गत क्या पात्रता रखी गई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो है कि सबसे पहले यदि कोई कर्मचारी है जो 10 वर्ष की सेवा कंप्लीट कर लेता है, उसके पश्चात अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता है तो अधिवर्षिता की तारीख से उसको लाभदेय होगा। और इसके अलावा FR 56 जो केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील 1965 के अंतर्गत कोई शासित नहीं है के प्रावधानों के अंतर्गत एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के मामले में सरकार द्वारा ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख से और 25 वर्ष की न्यूनतम अर्थ सेवा अवधि के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में यदि सेवा अवधि अधिवार्षिकता तक जारी रहती है तो उस तारीख से जब कर्मचारी अधिवृष्टता प्राप्त कर लेता है तो उनको सुनिश्चित भुगतान है वो प्राप्त होगा। इसके अलावा सेवा से हटने या बर्खास्ती या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प भी लागू नहीं होगा। अब ये जो एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस लागू की गई है उसके अंतर्गत क्या क्या आपको लाभ होने वाले हैं, कैसे लाभ होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। कि पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन की 50% होगी। आपको इस उदाहरण के तौर पर भी समझाएंगे कि ये कैसे और कितनी आपके ऊपर लागू होगी। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्ष की हर सेवा के पश्चात दे है, यानी पूरा भुगतान तो आपको 25 वर्ष की सेवा है वो प्राप्त कर लेते हैं तो दे होगा। और इसके अलावा कम अर्क सेवा अवधि के मामले में अनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा। 10 साल या उससे अधिक की अर्थ सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति होने पर यानी 10 वर्ष या उससे अधिक की आपने सेवा कर ली है और आप सेवानिवृत्त हो गए हैं तो प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटी युक्त भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। तो यहाँ पे न्यूनतम से न्यूनतम जो भुगतान है पेंशन प्रणाली के अंतर्गत यूपीएस के अंतर्गत वो 10,000 का न्यूनतम गारंटी युक्त भुगतान आपको कर दिया जाएगा। न्यूनतम 25 वर्ष की अगर आप सेवा प्राप्त कर लेते हैं उसके पश्चात सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवार्षिकता प्राप्त कर लेता है। और अधिवर्षिता के पश्चात भुगतान धारक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्यु के तत्काल पूर्व धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60% कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों महंगाई राहत सुनिश्चित भुगतान पारिवारिक भुगतान जैसा भी मामला हो उस पर उपलब्ध होगी। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही की जाएगी। महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही दे होगी। और अर्थ सेवा जो भी है प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियां यानी मूल वेतन बेसिक प्लस डीए की 10% की दर से अधिवार्षिकता पर एक मुश्त भुगतान की अनुमति दी जाएगी। एक मुश्त भुगतान सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा। और इसके अलावा जो एकीकृत पेंशन योजना है विकल्प के अंतर्गत कॉर्पस 2 निधियों को मिलाकर बनेगा। अब ये 2 निधियां कौन कौन सी है वो भी सुन लीजिए कि कर्मचारी के अंशदान और उसी के बराबर केंद्र सरकार के अंशदान के साथ एक व्यक्तिगत कॉर्पस बनेगा और दूसरा है केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान का एक पुल कॉर्पस भी बनेगा। इस तरह से एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के आधार पर उपलब्ध होगी और कर्मचारियों का जो अंशदान रहेगा वो 10% रहेगा। वो 10% बेसिक प्लस डीए का 10% होगा जो कर्मचारियों की वेतन से लिया जाएगा। इसके बराबर ही केंद्र सरकार का भी अंशदान होगा। मूल वेतन और महंगाई भत्ता यानी बेसिक प्लस डीए का 10% होगा। दोनों को प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा किया जाएगा। और केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों के अनुमानित 8.5% यानी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था भी करेगी। उन्होंने समग्र आधार पर पुल कॉर्पस के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुना है। अतिरिक्त अंशदान एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान की सहायता के लिए है और
कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कॉर्पोरेट के लिए निवेशों के विकल्प को अपना सकते हैं। ऐसे निवेश विकल्पों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न परिभाषित किया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पोरेट में निवेश के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न भी उसके ऊपर लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से निर्मित पुल कॉर्पस के लिए निवेश संबंधी निर्णय का पूरा अधिकार केंद्र सरकार का ही होगा। इसके अलावा उन कर्मचारियों के संबंध में जो एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं, यानी जो यूपीएस लागू होने से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायरमेंट हो चुके हैं और जो एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण टॉपअप राशि उपलब्ध कराने के लिए तंत्र का निर्धारण भी करेगा। इसके अलावा इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु मूल वेतन में निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिया गया गैर प्रैक्टिस भत्ता भी इसमें शामिल है। एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन में आने की प्रभावी तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार के विद्यमान जो भी कर्मचारियों के साथ साथ केंद्र सरकार के भावी कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत या तो एकीकृत पेंशन का विकल्प का चयन कर सकते हैं या पेंशन योजना के विकल्प जो एकीकृत विकल्प है, एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के बिना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बने रह सकते हैं। यानी कर्मचारी स्वतंत्र है, वो किसी में भी ले सकता है, या तो एनपीएस ले ले या फिर यूपीएस ले ले। यदि कोई कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन करता है तो इसके सभी निर्धारण शर्तें को अपनाया न्याय माना जाएगा और एक बार चुने जाने के बाद निर्णय है वो उसका अंतिम ही होगा। और एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारी जो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन की प्रभावी तिथि से सेवा में है, एकीकृत पेंशन योजना विकल्प का उपयोग करते हैं तो कर्मचारी स्थायी सेवानिवृत्ति शाखा संख्या में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कॉर्पस बकाया को एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में अंतरित कर दिया जाएगा। यानी जो भी एनपीएस के कर्मचारी है वो यूपीएस के परिचालन की तिथि से, यूपीएस के लागू होने की तिथि से अगर वो यूपीएस का विकल्प चुनते हैं तो कर्मचारी के जो एनपीएस खाते में जमा राशि है वो पूरी की पूरी कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस जो बनाया जाएगा उसमें है वो जमा कर दी जाएगी। इसके साथ साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए प्रत्येक कर्मचारी जिन्होंने एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लिया है के लिए पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से बेंचमार्क कॉर्पस की मूल गणना निम्नलिखित पूर्वानुमानों के साथ की जाएगी। अर्थात इसमें बताया गया है कि हर सेवा जो भी होगी प्रत्येक महीने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए प्रयोजन अंशदान की नियमित प्राप्ति, अनुपलब्ध अंशदानों के मामले में पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाने वाला उपयुक्त मूल्य तय किया जाएगा और ऐसे अंशदानों का निवेश पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा परिभाषित निवेश के डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार किया जाता है। और कर्मचारी के निवेश विकल्पों के साथ व्यक्तिगत कॉर्प में मूल्य या यूनिटों को आवधिक आधार पर ऐसे कर्मचारी को सूचित किया जाएगा। इसके साथ साथ कर्मचारी के अनुरूप बेंचमार्क कॉर्पोरेट में गए मूल्य या यूनिटों जिसकी गणना उपरोक्त पैरा संख्या 5 के अनुसार की गई है को भी कर्मचारी को सूचित भी किया जाएगा। अधिवार्षिता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के अंतर्गत कर्मचारी की हर सेवा उस कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाएगी जहां पे वो कार्यरत है। अधिवार्षिता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान के प्राधिकार के लिए बेंचमार्क कॉर्प के मूल्य या यूनिटों के बराबर कुल कॉर्प में व्यक्तिगत कॉर्प के मूल्य या यूनिटों को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत करेगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्प का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट कम है तो कर्मचारी के पास इस अंतर को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करने का भी विकल्प होगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से अधिक है तो कर्मचारी बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर मूल्य या यूनिट के अंतर को अधिकृत करेगा और व्यक्तिगत कॉर्पस में शेष राशि कर्मचारी को दी जाएगी। इसी तरह यदि कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत कॉर्पस से कुल कॉर्पस के अंतरित मूल्य या यूनिट या बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से कम है तो सुनिश्चित भुगतान के अनुपात में भुगतान अधिकृत किया जाएगा। एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस एक निधि आधारित पेंशन प्रणाली होने के नाते कर्मचारी को सुनिश्चित भुगतान प्रायोज्य अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से के नियमित और समय पर संचय और निवेश पर निर्भर करता है। और यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी जिसने इस अधिसूचना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन किया है, यानी जो एनपीएस का कर्मचारी है जिन्होंने यूपीएस का चयन कर लिया है, वह सेवानिवृत्ति के पश्चात सहित किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीति परिवर्तन, वित्तीय लाभ, बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ किसी भी समानता आदि की मांग के लिए पात्र नहीं होगा, दावा नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 12 ये भी कहता है कि एकीकृत पेंशन योजना के प्रावधान उन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों जो एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तिथि से पहले अधिवर्षिता प्राप्त कर चुके हैं पर भी यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। ऐसे अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों को लोक भविष्य निधि की दरों के अनुसार ब्याज सहित पिछली अवधि के लिए बकाये का भुगतान भी किया जाएगा। ऐसे अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों के लिए मासिक टॉपअप राशि जिसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा का भुगतान उनके द्वारा की गई निकासी और उन्हें भुगतान की गई वार्षिक का समायोजन करने के पश्चात किया जाएगा। और अधिवर्षिता के समय अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने वाले या जहां सेवानिवृत्ति के पश्चात अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जाता है ऐसे कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान के बारे में प्रावधान अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना के भुगतान कार्यकरण के रूप में व्याख्यात्मक उदाहरण अनुबंध दिए गए हैं। पेंशन नीति विनियामक विकास प्राधिकरण एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन के लिए विनियम जारी कर सकता है। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के परिचालन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2025 होगी। ये बहुत बड़ी खबर है, अर्थात 1 अप्रैल 2025 से देश में यूपीएस लागू होगी। अब आपको आज 24 जनवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार पैराग्राफ 14 में संदर्भित जो अनुबंध बताए गए हैं उसके उदाहरण भी आपको बता देते हैं कि स्वीकार्य मासिक सुनिश्चित भुगतान के उदाहरण किस प्रकार है। जैसे यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले 12 मासिक औसत का मूल वेतन 45,000 रुपये है, यदि कर्मचारी के पास 25 वर्ष यानी 300 महीने या उससे अधिक क्यू की अर्हक सेवा जो अंशदान के महीनों के आधार पर है, कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा किए गए हैं और जमा में कोई चूक नहीं हुई है, और कर्मचारी के निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न चुना है, कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी नहीं की है, और कर्मचारी 1 से 5 तक जो भी शर्तें बताई गई सभी को पूरा करता है, तो सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य मान लिया जाए 50 लाख है, जिसे यूनिट के रूप में 10,000 यूनिट माने ऐसी के रूप में, तो इस बेंचमार्क फॉर्म कॉर्पस का मूल्य 50 लाख 10,000 यूनिट होना चाहिए। और कर्मचारी का जो सुनिश्चित भुगतान होगा वो भी देखिए कि एक उदाहरण के रूप में बताया है P/2 × Q/300 IC/BC। इस अर्थ के साथ जो कुछ ऊपर बताया गया है यहाँ पे उसी के अनुसार योगदान के रूप में बताया जा रहा है कि इस फॉर्मूले के अनुसार जो कर्मचारी है उसको जो सुनिश्चित भुगतान होगा वो 22,500 रुपये में लागू महंगाई राहत यानी डीए जोड़कर किया जाएगा, और इसके साथ साथ ही इस मामले में भुगतान पूर्ण सुनिश्चित भुगतान के बराबर होता है। और कर्मचारी के पास 15 साल की हर सेवा यानी स्नान के महीनों के आधार पर है, और व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 30 लाख है, 8,000 यूनिट है, तो उसके अनुसार जो भुगतान किया जाएगा उसको वो रहेगा 13,500 महंगाई भत्ता डीए के जोड़कर। इसी तरह सभी शर्तों के अनुसार अलग अलग जो भुगतान होगा कर्मचारी का यहाँ पे सारा दर्शाया गया है। सभी का जो फॉर्मूला है कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान का वो फॉर्मूला एक ही रखा गया है, जिसे आप सब इसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक और उदाहरण देकर समझाया गया है कि यदि वार्षिकता या 25 वर्ष की यह सेवा पूरी होने के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और FR 56 अंक के अनुसार सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान की व्याख्यात्मक उदाहरण समझाया गया है कि जिसमें अगर 45,000 मूल वेतन है उस पर 53% महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाए तो परिलब्धियां बनती है 68,850। अब इसके ऊपर जो एक मुश्त राशि दी जाएगी वो ये रहेगी 1/10 × 68,850 × L। L क्या है कि व्यक्ति की पेंशन कॉर्पस में अंशदान के लिए महीनों की संख्या के आधार पर सेवा के 6 मासिक पूर्ण महीनों की संख्या है, उसको वो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब हर सेवा की अवधि के आधार पर जो एक मुश्त राशि का भुगतान है वो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि परिलब्धियों का जो आधार रखा गया है वो 6,885 रखा गया है, और हर सेवा की जो अवधि रखी गई है वो भी ये रखी गई है, 10 वर्ष है, 15 वर्ष है, 20, 25, 30, 35 वर्ष है। पूर्ण महीनों की संख्या अगर ये रहती है तो एक मुश्त राशि है वो आपको ये दी जाएगी। इसके साथ साथ ही जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो ये भी है कि कोई एक मुश्त राशि दे नहीं होगी यदि सेवा की अवधि आपके 10 वर्ष से कम है, क्योंकि ऐसे मामले में एकीकृत पेंशन योजना लागू नहीं है। तो दोस्तों हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई हो, तो आज के वीडियो में यूपीएस के बारे में इतनी ही चर्चा करेंगे, आगे चर्चा नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।